ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ही कुड़ी पक्की होती है वो बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। $2,000 या फिर $2,500 या फिर $3,000-3,500 तक होगी। तो आज के टाइम पे कनाडा की पीआर को लेके बहुत सारे लोग परेशान हो रखे हैं कि भी पीआर नहीं हो रही, बहुत ही औखा हिसाब किताब है, क्या किया जाए। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि भी कनाडा की पीआर लेके हुआ क्या, फायदे क्या है। तो आज की इस वीडियो में फटाफट से कनाडा की पीआर के बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। अब यार सबसे पहला और सबसे बड़ा बेनिफिट कनाडा की पीआर का तो ये है कि भैया टेंशन खत्म हो जाती है कि भाई अब मेरे को यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, मेरे को अब अपनी होम कंट्री में नहीं जाना पड़ेगा कि भाई ये रूल चेंज हो गए, ये चीज़ें स्ट्रिक्ट हो गई, सीआरएस स्कोर बढ़ गया, ट्रूडो आ गया, पोलिविया आ गया, पता नहीं क्या होगा। बहुत ज़्यादा टेंशन बनी रहती है जब तक हम अपने वर्क परमिट पे होते हैं। लेकिन जैसी पीआर हो जाती है ये होता है कि भाई अब तो मैं पक्का कनाडा वाला बन चुका हूँ, अब कोई टेंशन नहीं है, अब मैं देखता हूँ आगे मेरे को क्या करना है। उससे अगला बेनिफिट ये है कि जैसी हमें कनाडा की पीआर मिल जाती है उसके बाद हम कनाडा के किसी भी कोने में जाके, किसी भी सिटी में, किसी भी प्रोविंस में जाके रह सकते हैं, वहाँ पे काम कर सकते हैं, जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आगे पढ़ाई करनी है तो वो भी कर सकते हैं। मतलब जैसे हमें कनाडा की पीआर मिल जाती है तो वी गेट द राइट टू वर्क, लिव एंड स्टडी एनीवेयर इन कनाडा, जिसको शॉर्ट में बोले तो राइट टू मोबिलिटी होता है। जब हम वर्क परमिट पे होते हैं, पर्टिकुलरली किसी क्लोज वर्क परमिट पे जब हम होते हैं तो हम टाइड होते हैं एक स्पेसिफिक एम्प्लॉयर के साथ। उसी एम्प्लॉयर के पास काम करना होगा, उसी सिटी के अंदर, उसी प्रोविंस के अंदर काम करना होगा। बहुत सारे प्रोविंशियल रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई होते हैं। लेकिन जैसे हमें कनाडा की पीआर मिल जाती है तो भाई साहब कोई कुछ कहने वाला नहीं है। किसी भी एम्प्लॉयर के पास काम करो, कहीं भी जॉब्स अप्लाई करो। थोड़ी सी कंडीशंस होती हैं, वो वीडियो में भी आगे बात करते हैं कि कहाँ कहाँ जॉब्स आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन हिसाब किताब बहुत बढ़िया हो जाता है। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। पीआर हो गई है, जहाँ जाओ जो काम करना है वो करो। अब यार आगे पढ़ाई करने की बात चली रही है तो बात आ जाती है कनाडा की पीआर के अगले बेनिफिट की। तो बेसिकली अगर हम पीआर लेने के बाद कनाडा के किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर एनरोल करेंगे कि भाई मेरे को पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करना है या फिर कोई सर्टिफिकेशन या फिर कोई स्पेशलाइजेशन करनी है, तो उस केस में एज अ पीआर हमारी जो ट्यूशन फीस है ना वो काफी ज्यादा कम होगी एज कंपेयर्ड टू व्हाट एन इंटरनेशनल स्टूडेंट पेज। हमें पता ही है कि यार जब हम एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा के अंदर पढ़ाई करते हैं तो एक सेमेस्टर की फीस $8,000, $10,000 या फिर $12,000 तक भी पहुंच जाती है। लेकिन जब हम एज अ पीआर यहाँ पे पढ़ाई करेंगे तो उस फीस को सीधा 3 से या फिर 4 से डिवाइड कर दो। मतलब एक सेमेस्टर की फीस होगी $2,000 या फिर $2,500 या फिर $3,000-3,500 तक होगी। मतलब जितने में एक इंटरनेशनल स्टूडेंट एक सेमेस्टर अपना परस्यू करता है उतने में एक पीआर यहाँ पूरा 2 साल का कोर्स परस्यू कर लेगा। तो बहुत ही सस्ता हिसाब किताब हो जाएगा। तो जिसने आगे पढ़ाई करनी है तो कनाडा की पीआर लेने के बाद बहुत ही सस्ते में सारा काम हो जाएगा। उसके बाद बात आती है सेटलमेंट सर्विसेज और सोशल राइट्स की। तो बेसिकली यार होता क्या है कि जो कनेडियन गवर्नमेंट है ना वो अप्रॉक्सीमेटली हर साल $2 बिलियन सेटलमेंट सर्विसेज के अंदर इन्वेस्ट करती है, जो नए कनाडा के जो पीआर होते हैं ना उनको सपोर्ट करती हैं। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट हेल्प या फिर लीगल एड या फिर हेल्थ एंड वेल बींग असिस्टेंस या फिर सोशल एंड कम्युनिटी इवेंट्स। बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नए कनाडा के जो पीआर होते हैं ना उनको मिलती है। उसके अलावा जो सोशल राइट्स होते हैं जैसे कि फ्री हेल्थ केयर कनाडा के अंदर, मतलब किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट चाहिए, किसी वॉक इन क्लिनिक में जाते हो या फिर किसी हॉस्पिटल में जाते हो, एडमिट होते हो, तो आपका सारा का सारा इलाज बिल्कुल फ्री होगा। आपको एक भी डॉलर देने की जरूरत नहीं है। मेरे को याद है पिछले साल मेरी वाइफ की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। 2 दिन तक वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। बहुत सारे टेस्ट हुए थे, ब्लड टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट। हमारा एक भी डॉलर नहीं लगा था हॉस्पिटल के अंदर। $12 मैंने पार्किंग के दिए थे, लेकिन उसके अलावा कोई भी खर्चा नहीं हुआ था। उसके साथ साथ यार काफ़ी बार हम वॉक इन क्लिनिक गए हैं तो $1 भी खर्चा नहीं होता है। बस इसके अंदर 2 चीज़ें इंक्लूडेड नहीं होती है, एक है डेंटल और साथ के साथ विजन। अगर आप अपनी कोई प्राइवेट इंश्योरेंस ले लोगे या फिर आपका जो एम्प्लॉयर है वो कोई इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करता है तो उस केस में उसका भी हिसाब किताब बढ़िया हो जाएगा, आपको कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी टेंशन कम होती है। अब ऑल दो हेल्थ केयर जो सिस्टम है वो थोड़ा सा गया गुजरा ही है, दिक्कत है, लेकिन फ्री होने की वजह से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है। दूसरी चीज ये है कि जब बच्चे हो जाएंगे तो जो स्कूल जाएंगे ना तो 12th तक की जो पढ़ाई होती है पब्लिक स्कूल्स के अंदर वो बिल्कुल फ्री होती है। एक भी डॉलर फीस देने की जरूरत नहीं है। साथ के साथ जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होगी या फिर कुछ बुक्स वगैरह होगी या फिर मिड डे मील्स वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। उसके लिए कुछ भी पैसे देने की जरूरत नहीं होती। तो इंसान की लाइफ में सबसे बड़े बड़े खर्चे क्या होते हैं? मेडिकल और बच्चों की पढ़ाई। तो यहाँ पे वो दोनों चीज़ें बिल्कुल फ्री होती है। जब कनाडा की पीआर मिल जाती है तो जो रिमेनिंग पैसा होता है ना जो कमाते हैं उसको सही जगह पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। अब यार अगला बढ़िया सा बेनिफिट ये है कि भाई जैसे हमारी कनाडा की पीआर हो जाती है उसके बाद हम अपने फैमिली मेंबर्स को यहाँ
यहाँ कनाडा के अंदर स्पॉन्सर कर सकते हैं, मतलब अपने पेरेंट्स को या फिर ग्रैंड पेरेंट्स को पीआर लेने में हम हेल्प कर सकते हैं, उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो अगर पेरेंट्स की याद आ रही है, हम चाहते हैं कि भाई हमारी पीआर हो गई है, हम यहाँ कनाडा के अंदर सेटल होने का सोच रहे हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स भी हमारे साथ होने चाहिए और उनको भी कोई वीज़ा वगैरह के चक्कर में ना पड़ना पड़े, ज़्यादा उनको दिक्कत ना आए, तो हम उनकी भी पीआर अप्लाई कर सकते हैं जैसे ही हमारी कनाडा की पीआर हो जाती है। और एक और बेनिफिट ये होता है कि हमारा कोई अगर सिबलिंग है, कोई भाई या बहन है और वो कनाडा की पीआर एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर हमारी पीआर हो रखी है तो हमारे सिबलिंग को 15 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे उनके सीआरएस स्कोर में। इनफैक्ट अगर आपके स्पाउस हैं और आपके स्पाउस के भी भाई या बहन हैं, मतलब सिबलिंग्स हैं, और वो एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बना के बैठे हुए हैं, तो आप अगर पीआर हो तो उनको भी 15 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे सीआरएस स्कोर में, तो थोड़ी सी हेल्प हो जाती है सिबलिंग्स को भी। उसके साथ साथ यार आ जाता है ट्रैवल बेनिफिट। तो बेसिकली यार बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जैसे कि कोस्टा रिका, एल सल्वाडोर या फिर मैक्सिको, क्यूबा, पैनामा, पेरू, कतार, सारी की सारी कंट्रीज कनाडा के परमानेंट रेजिडेंट्स को वीजा फ्री ट्रैवल प्रोवाइड करती हैं। ऑब्वियसली हर एक कंट्री की कुछ एंट्री की या फिर वीजा ऑन अराइवल की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लेकिन कनाडा के पीआर्स के लिए ये चीज फुलफिल करना बहुत ज्यादा ईजी होता है। अब यार कनाडा की पीआर लेने के बाद अगर हम कनाडा के अंदर 1095 डेज, मतलब 1095 डेज, ऑलमोस्ट 3 साल हो जाते हैं, अगर हम कनाडा के अंदर फिजिकली प्रेजेंट हो जाते हैं इतने टाइम के लिए कनाडा के अंदर रहते हैं, तो उस केस में उसके बाद हम कनाडा की सिटीजनशिप भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब यहाँ की नागरिकता भी हम ले सकते हैं। उसके बाद तो भाई साहब नेक्स्ट लेवल वाले पक्के कनाडा वाले बन जाएंगे, कोई कुछ नहीं कह सकता। पीआर में क्या होता है कि भी हर 5 सालों के बाद जो पीआर कार्ड है ना वो रिन्यू कराना पड़ता है, लेकिन सिटीजनशिप मिल जाएगी उसके बाद तो भैया पासपोर्ट मिल जाएगा, वो 5 साल वाला ले लो या फिर 10 साल वाला ले लो, हिसाब किताब एकदम बढ़िया है। एक और बेनिफिट ये होगा सिटीजनशिप का कि हम वोट भी डाल सकते हैं। जब हम पीआर होते हैं तो यहाँ पे जो इलेक्शंस वगैरह होते हैं ना, फेडरल, प्रोविंशियल, म्यूनिसिपल, उसमें वोटिंग नहीं कर सकते हम, अपना वो जो मतदान होता है ना वो नहीं कर सकते, लेकिन जैसे सिटीजन बन जाएंगे तो हमें वो सारे के सारे राइट्स मिल जाते हैं जो एक यहाँ के बॉर्न बंदे को मिलते हैं। और साथ के साथ कनाडा का पासपोर्ट भी मिल जाता है जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है इन द होल वर्ल्ड। बहुत सारी कंट्रीज के अंदर वीजा ऑन अराइवल मिलता है या फिर वीजा लेना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। अब कनाडा के अंदर ना बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं फेडरल लेवल पे, मतलब सरकारी नौकरियां मान लो, या फिर बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ पे नेक्स्ट लेवल वाला सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए होता है जॉब करने के लिए। तो उन जगहों पे हम एज अ वर्क परमिट होल्डर या फिर स्टूडेंट वीजा होल्डर, मतलब एज अ टेम्परेरी रेजिडेंट हम जॉब्स नहीं ले सकते, अप्लाई करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएंगे क्योंकि हमारा स्टेटस परमानेंट रेजिडेंट का नहीं है। लेकिन जैसे हमें कनाडा की पीआर मिल जाती है तो वो डोर भी हमारे लिए ओपन हो जाता है। साथ के साथ कनाडा के अंदर कुछ ऐसे लाइसेंसेस होते हैं जो हम एज अ वर्क परमिट होल्डर अप्लाई नहीं कर सकते, हम एलिजिबल ही नहीं होंगे। अगर एलिजिबल होते भी हैं तो जो प्रोसेस है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा या फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगी, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी, तो प्रैक्टिकली एज अ वर्क परमिट होल्डर वो लाइसेंसेस लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन जैसे ही हमारी कनाडा की पीआर हो जाती है उसके बाद वो सारे लाइसेंसेस भी हम ले सकते हैं और अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। और ये चीज़ तो यार काफ़ी सारे लोगों को ऑलरेडी पता ही होगी, अगर नहीं पता होगी तो ये सुन के पता लग जाएगा कि भाई जब तक हमारी कनाडा की पीआर नहीं होती है तब तक हम ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर घर परचेज नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर मैनिटोबा, एल्बर्टा, सस्कैचुआन या फिर कहीं और घर खरीदना है तो वर्क परमिट पे भी घर खरीद सकते हो, लेकिन ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर घर खरीदने के लिए कनाडा की पीआर चाहिए ही चाहिए। अब एक प्रैक्टिकल बेनिफिट कनाडा की पीआर का ये है कि होम कंट्री में ना सोशल रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। अगर बंदा या बंदी अरेंज मैरिज का देख रहे हैं, लड़का लड़की देख रहे हैं, तो उस केस में पीआर मिलने के बाद हिसाब किताब बहुत बढ़िया हो जाता है। जब तक बंदा वर्क परमिट पे होता है या फिर टेम्परेरी स्टेटस पे होता है तब तक उतनी इज्जत नहीं मिलती है, या फिर ऑप्शंस कम होते हैं, या फिर रिश्ते कम आते हैं। चाहे सैलरी बहुत बढ़िया, बंदा बहुत बढ़िया, सारी चीज़ें बढ़िया हैं, बस पीआर नहीं हुई उसकी वजह से ऑप्शंस कम हो जाते हैं। लेकिन ਜਦੋਂ ही मुंडा पक्का होता है या फिर ਜਦੋਂ ही कुड़ी पक्की होती है, रिश्ते की लाइन लग जाती है भाई साहब, हिसाब किताब बहुत बढ़िया हो जाता है। बहुत सारे रिश्ते आ जाते हैं, चाहे बंदे की सैलरी कुछ ना हो, लेकिन पीआर देख के लोग पता नहीं एक्साइटेड हो जाते हैं कि भाई मुंडा तो पक्का है कनाडा, ऐसा हो जाता है। लेकिन सारी चीज़ें देखनी चाहिए कि भाई बंदा भी बढ़िया है, सैलरी भी बढ़िया, बढ़िया पैसा कमाता है और पीआर भी है, तो ठीक है, बढ़िया चीज़ होती है। क्योंकि लोगों को लगता है कि जब तक बंदा टेम्परेरी है ना तब तक पता नहीं वापस आ जाएगा, हमने तो कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड देख के शादी की थी, पक्का तो हुआ नहीं है, वर्क परमिट पे है तो हम नहीं शादी कर रहे क्योंकि पता नहीं बंदा वापस ना आ जाए। लेकिन जैसे ही पीआर हो जाती है तो ऑब्वियसली वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई लड़का पक्का है या लड़की पक्की है, हमारा जो बच्चा है, हमारी बच्ची है, वहाँ जाके सेटल हो जाएगी। तो ये हिसाब किताब होता है। तो ये भी एक बेनिफिट है, बहुत ही प्रैक्टिकल बेनिफिट है। बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा, जिसके साथ हुआ है कॉमेंट करके ज़रूर बताना। अब कनाडा की पीआर के बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिलता है, सोशल रिस्पेक्ट भी बढ़ जाती है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब बढ़िया हिसाब किताब रहता है। लेकिन काफ़ी सारे लोगों को मिसकंसेप्शन ये होता है कि
कि भैया कनाडा की पीआर मिल जाएगी तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, बंदे ने पता नहीं क्या ही उखाड़ लिया। ठीक है, पीआर लेना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मेरे हिसाब से इट्स जस्ट अनदर वीज़ा जो आपको कनाडा के अंदर परमानेंट कर देता है। जैसे हम किसी और लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, किसी और वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, उसी तरीके से हम कनाडा की पीआर के लिए अप्लाई करते हैं। बस इसका प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा मुश्किल है, होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बहुत सारे मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि भी पीआर का वेट कर रहे होते हैं कि अगर पीआर हो जाए फिर मैं ये काम करूंगा, एक बार पीआर हो जाए फिर मैं ये कोर्स कर लूंगा, या फिर एक बार पीआर हो जाए फिर मैं लाइसेंस के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करूंगा। ऐसा नहीं है, पीआर पीछे चलती रहेगी। आपका जो मेन फोकस है, हाईएस्ट प्रायोरिटी है, वो आपका करियर होना चाहिए कि बढ़िया जॉब लेनी है, बढ़िया बिजनेस बनाना है, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है। क्या पीआर लेना इंपॉर्टेंट है? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इंश्योर करेगा कि भाई हम कनाडा के अंदर परमानेंटली रहेंगे, हमें कोई यहाँ से बाहर नहीं निकालेगा। लेकिन पीआर के पीछे भागते हुए बाकी चीज़ों को छोड़ देना, अपने करियर को छोड़ देना, वो बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। पीआर लेने से पहले जो 4-5 सालों का टाइम होता है, उस टाइम हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपने स्किल्स पे काम करना है, ताकि हमारी जो आगे की लाइफ है वो बढ़िया हो सके। अगर पीआर लेने के बाद भी अगर हम उबर ही चला रहे हैं, या फिर सर्वाइवल जॉब कर रहे हैं, या फिर मिनिमम वेज पे काम कर रहे हैं, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, तो पीआर लेने का, कनाडा आने का कोई खास फायदा हुआ नहीं, क्योंकि लाइफस्टाइल तो इंप्रूव होगा ही नहीं, परेशान ही रहेंगे, फाइनेंशियली दिक्कत में हमेशा रहेंगे। तो ये हिसाब किताब है। बाकी अगर आप गाड़ी गुड़ी लेने का सोच रहे हो कनाडा के अंदर, तो ये राइट वाली वीडियो चेकआउट करो, सारी चीज़ें बताई हैं, इन्वेस्टमेंट्स, ईटीएफ, स्टॉक्स, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ, वो सारी चीज़ें जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो चेकआउट करो। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड एज ऑलवेज, जब तक अगली बढ़िया वाली वीडियो नहीं आती है, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग। और जो हसलिंग है वो तो पीआर लेने के बाद भी करना ही पड़ेगा।